ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, ये सेकंड इंटरव्यू था। पहले मैंने 2022 में इंटरव्यू दिया हुआ है, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था जो मैंने हिंदी लैंग्वेज में दिया हुआ है। उससे पहले मैंने 2 मेंस लिखी हुई है, वो इंग्लिश मीडियम के साथ ही लिखा हुआ है। अच्छा, आपने 2 मेंस दिए होंगे इंग्लिश मीडियम के साथ में, ठीक है। और मैं बात करूंगा विपुल जी की आपका जो ये जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचते हैं तो किस सवाल से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है? जी, जो पहला मोस्टली मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा हुआ है, तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में ही पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड है वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई। उसके साथ साथ अग्निवीर, ये 4 सवाल जो सुमन मैम ने स्टार्ट किए थे। उसके बाद जो जो जिस तरीके से मैंने जवाब दिए, उस कंटेक्स्ट में वो काउंटर क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन उस तरीके से आया है। ओके, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, सुमन मैम सर कह रहे हैं क्योंकि सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था सर का। एंड अच्छा, इसके बाद में और कोई सवाल, कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल, कोई या कोई है हॉबी से रिलेटेड कोई सवाल आपका? नहीं, कुछ हॉबी से कुछ ऐसा नहीं था। मोस्टली मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो जनरल यार आपका ऑप्शन है। यस, पॉलिटिकल साइंस मैंने मास्टर किया हुआ है, तो उस कंटेक्स्ट में उन्होंने मोस्टली मुझे उस कंटेक्स्ट में ही पूछा। अच्छा, तो अच्छा हुआ कि उसी कंटेक्स्ट में पूछा गया। और दूसरा ये बात है कि बोर्ड के कंटेक्स्ट में ऐसा प्रेजुडाइज लेके मत जाइए। जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि सुमन शर्मा मैम है, वो बहुत ग्रिल करती है, ऐसे करती है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हालांकि मुझे पता नहीं कौन देख रहा होगा जो इंटरव्यू दे रहा है, परंतु एटलीस्ट उतना प्रेजुडाइज लेके मत जाइए। ओके, मतलब चिल होकर के जाइए, जो भी आपके पास है आपके दिमाग में वो सब आकर अपना मतलब नेचुरल बन के लाइए। जी, बी ऑर्गेनिक एज मच एज यू कैन, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि यू विल सक्सीड। एग्जैक्टली। ओके विपुल जी, मैं बात करूंगा आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा कि आपकी प्रीलिम्स की, क्योंकि 2 मेंस लिखे हुए हैं आपने, मेंस की स्ट्रैटेजी पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जानूंगा। प्रीलिम्स में आप किस तरह की अप्रोच फॉलो करते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी आपकी होती है प्रीलिम्स के लिए? जी, प्रीलिम्स भी मेरा बहुत मतलब आउट ऑफ 3 स्टेजेस में से प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल रहा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि मेंस मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, और प्रीलिम्स में भी स्पेशली जो सीसेट वाला कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा परेशान किया मुझे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज से लेकर है। तो ये मेरा मेन टारगेट तो यही था कि सीसेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। जैसे कि इस बार 2023 में मैं सीसेट में फेल हुआ था, तो इस बार था कि इतना रगड़ेंगे सीसेट को कि भाई छोड़ेंगे नहीं। तो जो क्लासेस है, हम मेनली एक क्लासेस ज्वाइन किया, 2-3 किताब मैंने पढ़ी थी सीसेट के कंटेक्स्ट में। तो नेचुरली जो प्रीलिम्स में जो जीएस होता है वो मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया था, परंतु मेन प्रॉब्लम सीसेट वाला थी। तो अच्छा, सीसेट ठीक है, सीसेट का थोड़ा सा मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले अभी आप एक किताब की जिक्र कर रहे थे, तो कौन सी किताब थी, कौन सा पब्लिकेशन या कौन से राइटर की किताब थी, जरा बताना चाहेंगे आप? जी, जो अरियन का जो न्यू पब्लिकेशन है, मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पहले 2023 और 22 में ज्यादा पूछा था, इसके लिए मैंने केट की जो 3 स्टेजेस होते हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर दिए थे, परंतु वो 2024 में वो पूछा नहीं गया। तो अरियन थी मैं सजेस्ट करूंगा। और दूसरा वो एक, मैं नाम नहीं भूल रहा, याद नहीं आ रहा, कुछ कोई बात एक नहीं क्लास है, वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, चूंकि पिछली बार आपका सीसेट रुक गया था, जी, क्या चेंजेस किए, क्या बदलाव किए, क्या नई रणनीति क्या लाए अब सीसेट के लिए? जी, पहला तो यही था कि जो मैथ्स की जो एनसीईआरटी होती है वो उसे सही तरीके से पढ़ लिया जाए। मेन प्रॉब्लम क्या आता है, जो जिनका ह्यूमैनिटी या नॉन सीसेट का बैकग्राउंड होता है, कि उनको बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होते। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अभी भी टाइम है, एटलीस्ट एक बार क्लास देख लीजिए, कि सीसेट का कोई भी टीचर आपको अच्छा लगे तो एक बार क्लास देख लेना चाहिए कोई भी टीचर का। एक बार फाउंडेशनल स्ट्रॉन्ग हो गया तो गिव एज मच एज टेस्ट पॉसिबल एंड एनालाइज द प्रीलिम्स, तो जो पीवाईक्यू होते हैं वही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा। तो एक ये रहा। और तीसरा, इसके साथ साथ डेडिकेटेड टाइम दीजिए। जैसे सीसेट मेरा वीक पॉइंट था, तो मैंने 40 या 50% सीसेट को दिया और 50% जीएस को दिया। बट इट डिपेंड ऑन द योर कंटेस्ट कि आपका जीएस कैसा स्ट्रॉन्ग है। यदि स्ट्रॉन्ग है तो प्लीज फोकस ऑन योर सीसेट, बिकॉज देयर डजंट अप्लाई आल्सो रिजर्वेशन, सो यू हैव टू क्लियर इट। एग्जैक्टली। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीसेट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे पहले बस उठ के चले गए और सीसेट लिख दिया, पास हो जाते थे, क्वालिफाई हो जाता था मतलब। यस, पहले भी जैसे मेरा एक दोस्त है, अभी इस बार भी इंटरव्यू दे रहा है, वो आईआईटी बॉम्बे से किया हुआ है, फिर भी वो सीसेट में फेल हुआ। तो ऐसा मान के मत ही चलिए कि जिनका मैथ्स अच्छा है तो भी वो पास होगा। प्लीज गिव उसको एक सब्जेक्ट के रूप में लेना ही पड़ेगा। इक्वल फुटेज, क्योंकि आप मान लीजिए पूरा जीएस उतना 130 लाए हुए हैं और इसमें 55 ही आ रहे हैं, तो क्या मतलब बना। सही बात है। अच्छा, एंड अगर जीएस की बात करूं तो जीएस की क्या स्ट्रेटजी रहती है, बाकी जो सब्जेक्ट स्टैटिक वगैरह, करंट अफेयर वगैरह, उन सब के लिए? जो मैं स्पेशली करंट अफेयर के लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने करंट अफेयर में मंथली करंट अफेयर पढ़ा हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो जो 365 होता है उस पर ना जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, रिपीटेशन होगा। एक बार आपने कोई किताब पढ़ लिया तो वो दिमाग में वो आ जाता है। अब आप बार बार वो किताबें चेंज कर रहे हो तो वो फिर याद नहीं रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जो आप मंथली पढ़ रहे हैं उसको ही ध्यान दीजिए। जो जो पीटी 365 में आ रहा है वो ऐड कर सकते हो, रादर देन शिफ्टिंग टू द न्यू बुक।
तो एक ये सुझाव मैं देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मुझे लगता है विजन कोई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैंने जो फॉलो किया है वो है विजन का मटेरियल मंथली मैगजीन, दैट इज द मोर देन इनफ। तो करंट के लिए ये हो गया। दूसरा जो जिनका मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले प्रयास वाले ही सबसे ज्यादा देख रहे होंगे ये चीजें, एग्जैक्टली। तो ये होता है कि आपको मेन प्रीलिम्स में ये होता है कि फंडामेंटल तो पहले स्ट्रॉन्ग रखो। दूसरा, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। हर चीज में सुपरफिशियल आइडिया होगा तो चलेगा, बट वास्ट एरिया होना चाहिए, क्योंकि मेंस में आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए। प्रीलिम्स में जितना वास्ट नॉलेज होगा उतना ज्यादा फायदे कारक हो सकता है। और पिछले 2 साल से ट्रेंड यही देखने को मिल रहा है कि एक्सपांड योर होरिजन वर्टिकली एज वेल एज द हॉरिजॉन्टली। तो इस तरीके से सर हम प्रीलिम्स में मोस्टली ये देख सकते हैं। बाकी जो जीएस के जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है, प्रीलिम्स में ये होता है कि आपका मेन जो सब्जेक्ट है, जो कोर एरिया है, जैसे कि आपको मान लीजिए पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ये जो कोर एरिया आपको लगता है कि आपके स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें तो गलत नहीं होने चाहिए। हालांकि सभी टॉपर्स ने ऐसा कहा है और यही ट्रेडिशनल चला आ रहा है और चलता आ रहेगा। जो कोर एरिया है उसको सबसे ज्यादा फोकस करो, और बाकी जो वीक एरिया है उसमें ये करो कि जो मेन ट्रेडिशनल बुक है उसे तो पढ़ ही लो, उसके साथ साथ बाकी 1 या 2 किताब आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें आपको सुपरफिशियल आइडिया होना अवश्य है। प्रीलिम्स में मोस्टली आंसर आपके सामने होते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट समथिंग इफ यू हैव रेड समवेयर एंड सम प्लेस। तो एक ये हो सकता है। बाकी कोई कोई डेटा जो याद करना है, मगअप करने के लिए आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, जो गुज्जर सर हो गए जियोग्राफी के लिए, तो वो बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बिल्कुल जी, आपने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। सवाल पूछने को जो मेरे माइंड में थे वो छोड़ा नहीं है, लेकिन एक दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो एनसीईआरटी को लेकर के, एनसीईआरटी को किस तरह से किया जाए? जी, मैंने एनसीईआरटी बहुत पहले पढ़ी हुई है। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट आया है, तो मैंने पहले अटेम्प्ट में पढ़ा हुआ है। परंतु मैं सोच रहा था कि होपफुली मैं पास हो जाऊं, परंतु नहीं होगा तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव द फंड। एग्जाम में मेंस यही है कि फंडामेंटल आपके क्लियर है तो ही पास हो पाओगे। तो यस, आई एम ट्राइंग टू गोइंग टू बैक टू द बेसिक्स, तो आई विल ट्राई टू रीड ऑल द एनसीईआरटी फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का रिलीवेंस आज भी है, उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये भी एक कंटेक्स्ट के साथ डिपेंड करता है। यदि आपने सीबीएसई, जैसे मैं सीबीएसई से नहीं पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए एनसीईआरटी फंडामेंटल है, परंतु जो लोग पढ़े हुए हैं तो उनको एक बार रीड करने के बाद दूसरी बार जाने के, आप पढ़ सकते तो डिपेंड ऑन योर कंटेस्ट कि आपका बैकग्राउंड किस तरीके से रहा। परंतु जो नॉन सीबीएसई अथवा नॉन एनसीईआरटी वाले बैकग्राउंड है, तो उनको अवश्य पढ़ना ही चाहिए। लास्ट में एक मेंस के लिए और थोड़ी सी अपनी अप्रोच बताइए कि मेंस की क्या स्ट्रेटजी होती है आंसर राइटिंग की मेनली? अच्छा, ये देखो, इस एरिया में मैंने थोड़ा सा अच्छा कवर किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक तो मेंस में पहले मेन प्रॉब्लम होता है आंसर राइटिंग को समझना, और दूसरा होता है नोट्स बनाना। अब ये दोनों साइक्लिकल चीज है। आप नोट अच्छी बनाओगे तो अच्छा लिख पाओगे, अच्छा लिख पाओगे तो पता चलेगा कि नोट अच्छी किस तरीके से बनाना है। तो ये दोनों साइक्लिकल प्रोसेस है, उसे साथ में रखना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, है ना? यस, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको लगता है कि पहले अच्छी नोट बना देता हूँ, फिर मैं लिखने बैठूंगा। अब अच्छी मैंने नोट बना दी, फिर लगा कि मैं आंसर लिखने बैठा, तो आधा ही मैं रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि लगा कि आधा तो ये जो नोट बने उसमें आया ही नहीं। तो मैं कहता हूँ दोनों प्रोसेस साथ में रखना चाहिए, कि नोट भी बनाते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए। दूसरा, आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए 3 कंपोनेंट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो एक बार एक अच्छा क्लास देख लीजिए। इसमें मैं स्पेशल रिकमेंड करूंगा कि आइए सबका जो क्लास है इंट्रोडक्शन, बॉडी और मैं वो कराने के लिए एक बार आप सीख लेते हैं कि फाउंडेशनली किस तरीके से आपको इंट्रो लिखना है, बॉडी क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या करना है, और उस हिसाब से करना है। जैसे कि मेरी फॉन्ट साइज बहुत छोटी थी, तो मैं 3.5-4 घंटे लेता था, तो मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दी। फिर दूसरा था कि मुझे स्पीड, मेरे मेन प्रॉब्लम मुझे स्पीड थी। मैंने लास्ट टाइम 2022 में दिया, तो 2-3 सवाल सब में छूट गए थे, फिर भी मुझे मौका मिला इंटरव्यू देने का। परंतु एक ये था कि यदि मैंने सभी कंप्लीट किया होता तो 10-20 मार्क्स में बढ़ा सकता था। तो स्पीड लाने के लिए क्या हो सकता है, एक तो ये कि आपने सभी चीजें पढ़ी हुई है, जितना जल्दी आपने पढ़ा है उतना आप रेप्लिकेट कर सकते हो। दूसरा ये है कि फ्रंट साइज और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में आपको बढ़ाना चाहिए। तीसरा क्या हुआ, डायग्राम जितने अच्छे लिख पाओगे उतना वो एक स्कोप भी बढ़ जाएगा। आप जो कहना चाहते हैं वो थोड़ी चीजों में ज्यादा कह सकते हो। तो उस तरीके से आपको मैनेज करना होगा कि स्पीड कैसे मैनेज करना है, और विद इन 6 और 7 मिनट में आपको 10 मार्क्स लिखना है, और 11 और 12 मिनट में आपको 15 मार्क्स का लिखना है। ओके विपुल जी, आपने सारी चीजें मुझे लगता है जिस आपके जो भी डाउट रहे होंगे सबको क्लियर कर दिया। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को? जी, वैसे मैं ये जो वीडियो में आया हूँ तो मेरा कोई तात्पर्य नहीं है कि पॉपुलैरिटी के लिए। मेरा एक यही था कि मोस्टली बच्चों को गाइडेंस सही नहीं मिलता ना, तो इसलिए वो भटक जाते हैं। जैसे मैं अपना केस कहूँ कि मुझे भी सही गाइडेंस मिला होता तो ये 4 साल की जर्नी नहीं हो सकती। तो आई वुड एडवाइस एवरीवन के टेक द राइट गाइडेंस फ्रॉम द राइट अथॉरिटी, आइदर इट इज योर सीनियर या योर ट्यूशन या जो भी आप ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन इज द राइट गाइडेंस।
दूसरा, अपनी कोई भी एक स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से कर लीजिए कि भाई ये मेरी स्ट्रेटेजी है और उसी के कंटेक्स्ट में मुझे रहना है। एक बार जो स्ट्रेटेजी बना दी, फिर खुद पर उतना भरोसा होना चाहिए कि मैं दूसरों के हिसाब से वो नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। तो एक तो मैं ये कहूंगा राइट स्ट्रेटेजी। जी। तीसरा जो होता है कि मेन चीज होती है प्रीलिम्स या मेंस में डर भगाना होता है। तो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस हो सके, प्रीलिम्स के टेस्ट हो, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मैंने 80 से 90 टेस्ट दिए हुए थे। अच्छा। अभी मतलब कम हो गया, अभी मैं प्रीलिम्स देने जाऊंगा तो 20 टेस्ट दूंगा। पर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड है, एटलीस्ट गिव 50 टू 60 टेस्ट और गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द सीसेट, अदरवाइज देयर इज नो चांस। जी बिल्कुल, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, हमें टाइम देने के लिए। उम्मीद करेंगे आपका अब की बार फाइनलिस्ट में नाम आओ, दोबारा आप यहाँ ना आए, टॉपर के रूप में आपका फिर इंटरव्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस। थैंक यू।